उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी, दूसरे घरों से काफी दूर, जैसे कोई भूला हुआ राजा किसी अकेली पहाड़ी पर हो। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। डूबते सूरज के सामने उसका सिलुएट बहुत डरावना लगता था। लोग उसके पास से जल्दी जल्दी निकल जाते थे, कभी ज्यादा देर तक देखते नहीं थे। उसके आसपास की हवा हमेशा भारी लगती थी, अनकही कहानियों से भरी हुई। यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं थी, वो एक लेजेंड थी। आप पूछेंगे कि उसका नाम काली हवेली क्यों था? उसकी पुरानी दीवारें काली थीं, एकदम काली। शायद सालों की निगलेक्ट की वजह से, या शायद किसी भूली हुई आग की वजह से। कुछ कहते थे कि अंदर हुए बुरे हादसों के अंधेरे से वो दागदार हो गई थी, जैसे बिना तारों वाली, कभी ना खत्म होने वाली रात का आसमान। कहते थे कि उन दीवारों के अंदर एक बहुत ही उदास और डरावनी कहानी बसती थी। एक ऐसी कहानी जिससे हिम्मत वाले आदमी भी कांप जाते थे। उसका नाम ही एक वार्निंग थी, डर की एक फुसफुसाहट। गांव के लोग वो सच में उस जगह से बहुत डरते थे। उनका पक्का मानना था कि एक बेचैन स्पिरिट उसके खाली कमरों में घूमती है। देर रात को कुछ लोग कहते थे कि उन्हें हल्की हल्की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, या फिर वो टूटी खिड़कियों से आती हवा की चाल थी। सूरज ढलने के बाद तो कोई पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। उस तक जाने वाला रास्ता जंगली घास से भरा हुआ था। एक साफ साइन के उस रास्ते पर पैर बहुत कम पड़ते थे। सिर्फ बहादुर या फिर बेवकूफ ही उसके पास जाने की सोचते थे। काली हवेली की परछाई पास के खेतों पर दूर तक फैलती थी, जैसे वो हवेली और जमीन परखना चाहती थी। एक ऐसी जगह जो गहरे राजों और अनकहे दुख से भरी थी। हवा जब उसके आसपास के पुराने पेड़ों से सरसराती थी, तो जैसे वार्निंग्स देती थी। दूर रहो, ऐसा कहती थी, बहुत दूर रहो। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती ताकि वो उसके दरवाजे से दूर रहे। वो हवेली उनकी जिंदगी में एक लगातार मनहूस साया बनी हुई थी, गांव की सीधी सादी हिस्ट्री में एक काला चैप्टर। उसी गांव में तीन दोस्त थे, राहुल, विक्रम और समीर उनके नाम थे। वो यंग थे, जिंदा दिल और बहुत बोल्ड। हमेशा किसी नए एडवेंचर, किसी नए थ्रिल की तलाश में रहते थे। उन्होंने काली हवेली के बारे में सारी डरावनी कहानियां सुन रखी थी। दूसरों की तरह नहीं, वो कहते थे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, या शायद वो बस ये प्रूव करना चाहते थे कि वो डरते नहीं है। उनका जवानी का कॉन्फिडेंस अक्सर रेकलेसनेस तक पहुंच जाता था। एक शाम बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक प्लान बनाया, एक डेयरिंग प्लान, काली हवेली के अंदर पूरी एक रात बिताने का। ये कुछ तो डेयर था और कुछ उनकी अपनी क्यूरियोसिटी। वो सबको दिखाना चाहते थे कि वो सच में बहादुर हैं, और साथ ही डरावनी कहानियों के पीछे का असली सच जानना चाहते थे। क्या हवेली में सचमुच कोई तड़पती हुई आत्मा का साया था, या वो कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं, बच्चों को डराने के लिए? उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद पता लगाएंगे। जैसे ही शाम ढलने लगी, आसमान ऑरेंज और पर्पल रंगों से सज गया। दूर गांव की लाइट्स एक एक करके टिमटिमाने लगी। तीनों दोस्त चुपचाप उस भयानक हवेली की तरफ चल पड़े। उसका भारी भरकम पुराना लकड़ी का गेट चरमराहट के साथ खुला, जैसे शिकायत कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद नाराजगी में कराह रही हो। अंदर से ठंडी, सीलन भरी हवा का एक झोंका बाहर आया, जैसे हवेली ने एक ठंडी सांस छोड़ी हो। यह उनका आखिरी चांस था वापस लौटने का, पर वो आगे बढ़ते गए। अंदर अंधेरा लगभग पूरा था, घना और भारी। हर चीज पर धूल की मोटी चादर बिछी थी, जिस पर भी उनका हाथ पड़ता। मकड़ी के जाले पुराने और उलझे हुए भूतों के कफन की तरह लटक रहे थे। वो छतों से नीचे टूटे फूटे फर्नीचर तक फैले हुए थे। एक गहरा सन्नाटा उन बड़े बड़े खाली कमरों में भरा हुआ था। ये कोई शांत सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक भारी, इंतजार करता हुआ सन्नाटा था। उनकी दिल अब थोड़ी तेजी से धड़कने लगी थी। पहले बहादुरी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। आधी रात होने को आई और हवेली के अंदर की हवा काफी ठंडी हो गई। ये एक नम, हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड थी जो उनके कपड़ों में घुस रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका उन शांत कमरों में गूंजा।
कॉरिडोर का एक भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया था। वहां ना हवा चल रही थी, ना कोई उसके पास था। वो अपने आप हिला था, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने धक्का दिया हो। उस आवाज से वो उछल पड़े। उनके नर्व्स पहले से ही ऑन एज थे। उन्होंने आवाज लगाई, पर सिर्फ उनकी अपनी गूंज ने जवाब दिया। राहुल ने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसकी कमजोर रोशनी ने उस घुटन भरे अंधेरे में एक कांपता हुआ रास्ता बनाया। रोशनी उखड़ती दीवारों और सड़ती हुई तस्वीरों पर घबराहट में नाच रही थी। फिर एक पल के लिए उन्होंने उसे देखा। एक धुंधला सफेद साया, जैसे कोई लहराते कपड़ों में कोई आकृति हो। वो कॉरिडोर के दूसरे कोने की तरफ अजीब तेजी से बढ़ा और फिर वो गहरे अंधेरे में गायब हो गया। विक्रम के मुंह से डर के मारे एक छोटी दबी हुई चीख निकल गई। विक्रम, जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब बुरी तरह पीला पड़ गया था। उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। वो एक पल के लिए अपने पैरों पर लड़खड़ाया, फिर बिना कुछ कहे वो धूल भरे फर्श पर गिर पड़ा। वो वहीं पड़ा रहा, शांत और बेहोश, एक हारे हुए सिपाही की तरह। राहुल उसकी तरफ भागा, उसे हिलाते हुए, उसका नाम पुकारते हुए, पर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दुनिया से खो चुका था। राहुल के हाथ में अकेली टॉर्च बुरी तरह से टिमटिमाने लगी और फिर जैसे ही उनका डर अपनी ऊंचाई पर पहुंचा, टॉर्च बुझ गई। वो एक दो बार झपकी और फिर उन्हें पूरे अंधेरे में डुबो दिया। एक इतना गहरा अंधेरा कि जैसे कोई जिस्मानी वजन हो। पैनिक, ठंडा और तेज राहुल और समीर को जकड़ लिया। वो अंधे, दिशाहीन और बुरी तरह डरे हुए थे। अचानक खून जमा देने वाली एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। ये समीर की आवाज थी, जो भयानक डर से भरी हुई थी। चीख दूसरे कमरे से आई, उसके बाद एक धमकी आवाज, फिर कुछ नहीं। सुबह की पहली किरणें आखिरकार गंदी खिड़कियों से अंदर आईं। उनसे उस शापित काली हवेली को कोई खास आराम नहीं मिला। कुछ जल्दी उठने वाले गांव वालों ने, जो दूर से गुजर रहे थे, कुछ अजीब देखा। हवेली का बड़ा मेन डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। ये अजीब था क्योंकि वो हमेशा बाहर से बंद रहता था। डरते डरते पर अपनी जिम्मेदारी समझकर कुछ हिम्मत वाले आदमी पास आए। उन्होंने नाम पुकारे। उनकी आवाजें हल्की कांप रही थीं। हिचकिचाते हुए उन्होंने दरवाजे को और खोला और अंदर कदम रखा। उन्हें सबसे पहले राहुल मिला। एंट्रेंस हॉल के पास सिकुड़ा हुआ पड़ा था। वो बेहोश था। उसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और सुबह की गर्मी के बावजूद वो बुरी तरह कांप रहा था। पर वो जिंदा था। शुक्र है भगवान का इस छोटी सी मेहरबानी के लिए। वो अकेला था, उस बड़ी अंधेरी जगह में, बिल्कुल और भयानक रूप से अकेला। गांव वाले उसे धीरे से उठाकर धूप में ले गए। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में अब भी गहरा डर झलक रहा था। उसे ठीक से बोलने में भी बहुत समय लगा। लेकिन विक्रम और समीर कहाँ थे? ये बड़ा क्वेश्चन था। बाकी दोनों का कहीं कोई निशान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। परेशान गांव वालों ने हवेली का कोना कोना छान मारा। गिरते हुए तहखानों से लेकर चमगादड़ भरे अटारियों तक उन्होंने सब देखा। बाद में पुलिस आई और उन्होंने और गहरी तलाश की। उन्होंने कई दिनों तक हवेली और आसपास की जमीन को छाना, लेकिन विक्रम और समीर बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे, जैसे काली हवेली ने उन्हें पूरा निगल लिया हो। काली हवेली आज भी उस अकेली जमीन पर खड़ी है। उसकी काली दीवारें आज भी उनके भयानक राज को छुपाए हुए हैं। राहुल उस राज से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया। वो उसके बारे में बहुत कम बात करता था और उसके दो दोस्तों की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। कुछ गांव वाले आज भी कहते हैं कि शांत अमावस की रातों में अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हल्की चीखें सुनाई दे सकती हैं, या शायद बेचैन फुसफुसाहटें जो हवा के साथ हवेली से आती हैं। उस रात की एक डरावनी रात जब तीन दोस्तों ने अंदर जाने की हिम्मत की थी,